नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब नोटबंदी के लिए बैंक के कर्मचारी रात रात भर जाग रहे थे, तब किसी ने नहीं कहा कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। जब लाखों बैंक कर्मचारी अपने काम से अतिरिक्त समय निकालकर जनधन के लाखों खाते खोल रहे थे, तब किसी ने नहीं कहा कि ये नकारे हैं, बोझ हैं, इन बैंकों को प्राइवेट बैंकों के हाथों बेच दिया जाए। जब कई प्रकार की प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं, मनरेगा से लेकर वृद्धा पेंशन के खाते में 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए के खाते पर रुपए जमा किए जा रहे थे खाते में, तब किसी ने नहीं कहा कि सरकारी बैंकों की जरूरत नहीं है, इनके कर्मचारी नकारे हैं, इन बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसों ने सत्ता की यारी से 11,000 करोड़ से ज्यादा की रकम गबन क्या की। बहुत से विशेषज्ञ चींटी की तरह अंग्रेजी अखबारों में निकल आए हैं कहने के लिए कि इन सरकारी बैंकों को बेच दो, सरकार पर बोझ है। सरकारी बैंकों के चेयरमैन की जुबान से हर वक्त मिस्री टपकती है। वे अर्थव्यवस्था का बखान ऐसे करेंगे जैसे बागों में बहार हो, मगर लाखों कर्मचारी उन्हीं बैंकों के भीतर क्या सब भुगत रहे हैं, क्या सब देख रहे हैं, अगर उनके अनुभवों और बातों को सरकार और जनता के सामने फीडबैक के तौर पर रख दिया जाए तो बहुतों की बोलती बंद हो जाएगी। आजकल सैकड़ों की संख्या में बैंक कर्मचारियों की भेजी हुई चिट्ठियां मैं पढ़ रहा हूं। उन चिट्ठियों में जो हाल बयां किया गया है, उससे जो तस्वीर बन रही है वो भयावह है। 2012 से सैलरी बढ़ने का इंतजार, उनके भीतर डिप्रेशन, अवसाद तो भरी रहा है, ऊपर से काम के घंटे बढ़ गए हैं, छुट्टियां नदारद हो गई हैं। उन लक्ष्यों को पूरा करने की डांट और दबाव ने बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को तोड़कर रख दिया है। हम इन चिट्ठियों से निकली बातों को बैंकों की अपनी एक तरफा जन सुनवाई में रख रहे हैं। एक तरफा मतलब इधर से ही जाएगा, उधर से अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। आईडीबीआई के कर्मचारी और अधिकारी ने एसएमएस करके तंग कर दिया है कि हम प्राइम टाइम में जिक्र कर दें कि 2012 के बाद से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, लिहाजा 2016 में रिटायर हो गए, पेंशन के बढ़ने का भी इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ अटक गया है, लटक गया है। समाज के भीतर कितना शोषण है, स्वर्ग सिर्फ स्लोगन जा रहा है। ऋण देने के साथ साथ उसका बीमा भी बिकवाया जा रहा है। 2-3% ऊपर के कर्मचारी को विदेश यात्राएं और मोटा कमीशन मिल रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि बैंकर इंश्योरेंस एजेंट बन गया, जिसके लिए वो पढ़ाई नहीं करता है और न तैयार होता है। आप जानते हैं कि बीमा में विदेशी कंपनियों का पैसा लगा होता है। प्राइवेट कंपनियों के हिस्सेदारी वाला बीमा जनता के पैसे से वेतन पाने वाले बैंक कर्मचारी हमारे बेच रहे हैं। इसके लिए बीमा कर्मचारियों को, कंपनियों को अपनी तरफ से कर्मचारी रखने नहीं पड़े, मगर बैंकों के मौजूदा कर्मचारियों से ही उन्होंने अपना काम निकाल लिया। जाहिर है बीमा कंपनियों को बिना लागत के ही ज्यादा मुनाफा हो गया और बैंकों को घाटा हो गया। क्रॉस सेलिंग का यही मतलब हुआ कि बैंक में जब उपभोक्ता अंदर आए तो उसे बीमा की पॉलिसी बेच दो, इधर उधर भरमाकर म्यूचुअल फंड में उसका पैसा डलवा दो। उसी बैंक का म्यूचुअल फंड होता है। कई बार तो उसकी मंजूरी के बिना ही यह सब होता है। यह विश्वास के साथ धोखा है। जैसे कई बार बैंक आपके खाते से पैसे काट लेते हैं, किसानों के लोन के पैसे से बिना उनकी जानकारी के बीमा के पैसे ले लिए जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम को ना समझने के कारण ही हम इसे सामान्य या अपवाद मानकर भूल जाते हैं, लेकिन इसी के पीछे वो करोड़ों रुपए हमारी जेब से निकाल चलते हैं। हमने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर पढ़ा जिसे ब्रायन तायन ने दिसंबर 2016 में लिखा था। वहां पर एक बैंक है वेल्स फार्गो। इस बैंक ने भी ठीक वही किया जो इस वक्त भारतीय बैंकों के कर्मचारियों से करवाया जा रहा है। वेल्स फार्गो के चेयरमैन और बड़े अधिकारियों को वहां पर खूब इनाम मिलते थे, बैंकर ऑफ द ईयर टाइप के, जैसे यहां भी फर्जी इनाम मिलते हैं, फोटो छपता है उन लोगों का, मगर सब कुछ दिनों की बात थी। जल्दी ही भांडा फूट गया कि वेल्स फार्गो अपने कर्मचारियों से बैंकिंग के काम के अलावा जबरन क्रॉस सेलिंग करवा रहा है, यानी उन्हें बीमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड बेचने के टारगेट दिए जा रहे हैं। जब लॉस एंजलिस सिटी और बैंकिंग रेगुलेटर ने वेल्स फार्गो पर केस किया तो जुर्माने से बचने के लिए सितंबर 2016 में बैंक को ऐलान करना पड़ा कि मामले को सेटल करने के लिए हम $185 मिलियन देंगे। बैंक ने माना कि 5 साल में उसके कर्मचारियों ने 20 लाख से अधिक खाते बिना उपभोक्ताओं की मंजूरी के खोल दिए, जैसा इस वक्त भारत में हो रहा है। ठीक जनधन में भी हुआ और किसानों से बीमा का पैसा काटा गया। मगर अमेरिका में इसके उजागर होने पर तूफान मच गया। ये वीडियो देखिएगा कभी निकाल के, हालत खराब हो जाएगी आपकी। यहां अगर किसी सीईओ से ऐसी पूछताछ हो जाए तो बैंक को उपभोक्ता को 16 करोड़ रुपए लौटाने पड़े। उसका असर यह हुआ कि 5 साल में वेल्स फार्गो को 5300 कर्मचारियों को निकालना पड़ा और जितने भी सीनियर अफसर बैंकर ऑफ द ईयर टाइप के फर्जी अवार्ड लेते थे उनको इस्तीफा देकर बाहर जाना पड़ा।
क्रॉस सेलिंग के मामले में वेल्स फार्गो का उदाहरण दुनिया भर में दिया जाता है। आपको कोई बैंक अपना ही प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप एक उपभोक्ता हैं, तो क्या पता बाजार में उससे अच्छा प्रोडक्ट हो, वो आप लेना चाहें। एक तरह से बैंक अपना ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको मजबूर करता है कि लोन के तभी देंगे जब आप ये वाली बीमा पॉलिसी लेंगे, यानी आप बन गए गुलाम। बैंक और उपभोक्ता का जो रिश्ता होता है वो भरोसे, विश्वास पर चलता है, जो क्रॉस सेलिंग के कारण टूटता है। एक अमेरिकी बैंक अधिकारी बैंकर ने रिजी जेवी उनका भी एक लेख मिला। उसने भी वेल्स फार्गो का उदाहरण देते हुए क्रॉस सेलिंग पर कई सवाल उठाए। इनका कहना है कि क्रॉस सेलिंग के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, कर्मचारी, बैंक, ये सब जो आमतौर पर बैंकों के पास नहीं होता, और भारत के बैंकों के पास तो है ही नहीं। जहां शाखा में 6 कर्मचारी चाहिए तो 2 से ही काम चल रहा है। बीमा पॉलिसी बेचने के लिए भारत में बैंकरों पर दबाव है, लोग कम हैं और काम ज्यादा है। ऐसे औसत दर्जे की पॉलिसी बेच दी जाती है। अमेरिकन बैंकर ने कहा कि इसका लाभ उठा के मीडियोकर पॉलिसी आपको आपके जीवन में ठेल दी जाती है और उसकी सर्विस बहुत खराब होती है। आप भरोसे के कारण और ज्यादातर नहीं समझने के कारण मजबूरी में बैंक की पॉलिसी खरीद लेते हैं। स्लोगन देख के खुश हो जाते हैं कि वाह सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि स्वर्ग अगर है तो कहीं है तो वो सिर्फ स्लोगन में है, जबकि हो सकता है कि दूसरे बैंक का प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होता। वेल्स फार्गो का अनुभव अगर आप जबरन जनधन खाते खुलवाने के अनुभव से देखेंगे, लोन के साथ बीमा पॉलिसी बेचने के अनुभव से देखेंगे, तो पाएंगे कि आपके सरकारी बैंक किसी ढलान से तेजी से गिरते हुए नीचे आ रहे हैं। वेल्स फार्गो क्रॉस सेलिंग घोटाला में यह भी बात सामने आई थी कि बड़े स्तर के अधिकारियों को इंसेंटिव यानी कमीशन दिए गए, सभी को नहीं दिया गया। बेच रहा था ब्रांच लेवल का अधिकारी, मगर कमीशन खा रहा था वरिष्ठ लेवल का अधिकारी। अब आइए भारत के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतों से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ वो आपको फीडबैक के तौर पे लौटा रहा हूं। उन्हें बीमा पॉलिसी बेचने का टारगेट दिया जा रहा है। क्यों कुछ खास स्तर के अधिकारियों को कमीशन दिया जाता है, जबकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसके लिए मना करता है। 31 अक्टूबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 10(1)(b)(11) के अनुसार कोई भी बैंक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा या उससे काम नहीं करवाएगा जिसे किसी खास काम के बदले कमीशन दिया जाए, मुनाफे में हिस्सेदारी दी जाए। बीमा बेचने के लिए बैंक के स्टाफ को कमीशन देना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है। हम बार बार कहते हैं कि आरबीआई क्या कर रहा था, आरबीआई इस मामले में नोटिस दिया। अब बताइए बैंक क्या कर रहे हैं। आज भी क्रॉस सेलिंग होती है। बैंक मैनेजर जब जाता है शाखा में तो एक लॉग इन डे होता है, उसको टारगेट दे दिया जाता है कि बाबू आज इतना सेलिंग करो, इसको बेचो। बैंकिंग का लेन देन ये सब छोड़ो, पहले पॉलिसी बेचो, ताकि जो बीमा कंपनियां हैं उनका काम तुम करो और जो फायदा हो बीमा कंपनी अपने खाते में, बैंक का घाटा आपके खाते में। फिर ये तर्क चलाओ कि बैंक को बेच दिया जाए अंग्रेजी अखबारों के जरिए। भारत में बैंकों में डीजीएम से ऊपर के अधिकारियों को खूब कमीशन मिल रहा है। यही कारण है कि वो नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी को लेकर लापरवाह हैं। उन्हें लाख से लेकर करोड़ों तक, और विदेश यात्राएं तो पूछिए मत। 2012 से बैंकों की सैलरी नहीं बढ़ी है। बैंकों की शाखाओं में सुविधा कुछ नहीं है, मगर 2% उच्च अधिकारियों की अमीरी के लिए कुर्बानी दे रहा है आम गरीब उपभोक्ता आप। क्योंकि आप जब आजकल देखिए 5 रुपया 10 रुपया कटने लगा है, पूरे देश भर में जोड़िए तो पता चला 500-600 करोड़ रुपया कट गया। और दिन दोनों की चक्की में पिस रहे हैं लाखों कर्मचारी, क्योंकि आपका गुस्सा उन पे निकलता है। हिंदी में ऐसी बातों की चर्चा ना होने से, और खासकर हिंदी के अखबारों में आप जरा ध्यान से पढ़िए उन अखबारों में कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है आपसे ही पैसा लेकर। आम पाठकों और दर्शकों को पता भी नहीं चलता कि चूना नोचते नोचते पूरी दीवार निकलने जा रही है। हम ट्राई करते हैं पूरे बैंकिंग में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का एक आदेश आ गया पंजाब नेशनल बैंक के पास कि जो भी 2 साल से है, 3 साल से है, सबका तबादला कर दो। लाखों कर्मचारी हैं। इस तरह का तुगलकी फरमान आता है। आयोग जो जब उसे काम करना था तो उसने खुद अपनी जवाबदेही लेकर इस्तीफा नहीं दिया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने, कि आपके रहते हुए पंजाब नेशनल बैंक को 3 बार कैसे सतर्कता पुरस्कार मिला और आपने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। यह सिर्फ इसी देश में हो सकता है क्योंकि टेलीविजन चैनलों पर दिन रात प्रोपेगेंडा चलता है। उस प्रोपेगेंडा का एक बड़ा सा हिस्सा हिंदू मुस्लिम टॉपिक होता है। लेकिन जब सतर्कता आयुक्त साहब जागे तो आदेश दे दिए कि कर्मचारियों का तबादला हो। किसी का स्कूल है, किसी कोई बीमार है, क्या इस तरह की तबादले की तलवार चलाना ठीक है? अब खबर मिल रही है कि पंजाब नेशनल बैंक ने 18,000 कर्मचारियों का तबादला 1 सप्ताह के भीतर कर दिया। बताइए, इतना बड़ा तबादला अगर कर दिया जाए इसका क्या तुक है? नीरव मोदी को तो आप पकड़ नहीं पाए।
मेहुल चौकसी को तो आप पकड़ नहीं पाए। इन बैंक कर्मचारियों को रातों रात अफरा तफरी मचाकर आप क्या बताना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं? तो गाइडलाइन बनवाने के चक्कर में सीबीएसई ने कैसा तूफान मचाया है। बैंकिंग संस्था के हमारे एक नेता हैं, फोन पर हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। पहले शर्मा जी का, आपको जेबी शर्मा जी का एक अनकट हम सुनाते हैं, पहले उनका एक बाइट सुन लीजिए। एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट है वो उतनी संख्या में नहीं हो रही, इसके कारण भी एक दबाव जो है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उन पर बढ़ता है। दूसरा, सरकार भी समय समय पर जो स्कीम्स लेकर के आती है या और तरह का व्यवसाय भी, बैंकिंग के अलावा भी जो व्यवसाय जो है वो सरकार अपने दिशा या रिजर्व बैंक जो है वो करने के लिए कहती है, उससे भी एम्प्लॉइज पर एक जो है वो दबाव बना रहता है। और हम इसका विरोध जो है वो समय समय पर करते रहते हैं कि ये जो काम का बढ़ता हुआ बोझ जो बैंकिंग उद्योग के अंदर कर्मचारियों और अधिकारियों पर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आप जो है ये पर्याप्त रिक्रूटमेंट जो है वो बैंकिंग उद्योग के अंदर करें। जनधन योजना जो है उसमें खाते तो अब बैंक्स जो हैं वो पहले से ही खोले जा रहे हैं और कोशिश बैंकों की भी यही रहती है कि कितने अधिक से अधिक बैंकिंग सुविधाएं जो है जनता तक पहुंचाई जा सके, उनको पहुंचाया जाए। हम तो खैर चाहते हैं कि अधिक से अधिक जनता के खाते जो है बैंकों, वो भी बैंकिंग इसमें जो है वो इसके अंदर आए, दायरे के अंदर आए हैं। लेकिन ये देखा ये गया है कि बहुत से खातों के अंदर जो है कोई किसी तरह की ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो है वो नहीं होती हैं, तो उससे उसका मकसद जो है वो हल नहीं होता है खाता खोलने का। अगर खाता धारक के पास जो है वो अगर वो उसके अंदर उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है और वो बिना किसी ट्रांजेक्शन के अगर बना रहता है, तो वो जो सिस्टम जो है सीबीएस का जो सिस्टम है उस पर भी उसका अनवांटेड लोड जो है, दबाव वो उस पर होता है। अगर ट्रांजेक्शन्स होती है तो मकसद उसका पूरा होता है, अगर नहीं होती है तो लेकिन बहुत से खाते ऐसे बने रहते हैं जो डोरमेंट, जिन्हें कहना चाहिए कि एक बार खाता। बहुत तरह के घपले जो आंकड़े दिए जाते हैं सरकार के स्तर पर और बैंक कर्मचारी जो हमें बता रहे हैं उसमें बड़ा अंतर है। अब इस सच्चाई की कैसे परीक्षा होगी ये राम जाने। दीपक शर्मा है, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के उप महासचिव हैं। दीपक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो क्रॉस सेलिंग है, म्यूचुअल फंड देने का, लोन पे बीमा बेचवाने का, इससे बैंकिंग सेक्टर को क्या नुकसान हो रहा है? कई बार लोग कहेंगे कि आपका काम है, आपने उसके साथ बीमा बेच दी, की पॉलिसी बेच दी, तो क्या गलत हो गया? तो आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये क्यों गलत है? इससे बैंकों के भीतर किस तरह की आंकड़ेबाजी हो रही है, घपलेबाजी हो रही है? सर, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का फोकस जो है वो कोर बिजनेस से हटकर क्रॉस सेलिंग के ऊपर चला गया है। और जब ये फोकस क्रॉस सेलिंग के ऊपर चला गया है तो सारा का सारा जो दबाव है वो कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर क्रॉस सेलिंग करने के लिए किया जा रहा है। दिन में कई अधिकारी जो हैं इसका फॉलोअप करते हैं, क्योंकि इसका जो सिस्टम बनाया गया वो इंसेंटिव का सिस्टम जो है वो पिरामिडिकल मैनर में बनाया गया है, जिसमें जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको बहुत अधिक कमीशन मिलता है और नीचे के अधिकारियों को कम मात्रा में कमीशन मिलता है। तो इस प्रकार से सभी बैंकों में जो है इस तरह का प्रेशर बनाया जाता है कि सारे अधिकारी जो हैं और कर्मचारी इसी संदर्भ में क्रॉस सेलिंग में उनको जो टारगेट दिए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए उन्हें मिस सेलिंग करने के लिए मजबूर किया जाता है और टारगेट पूरा करने के लिए वो मिस सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से बैंकों का नुकसान हो रहा है और उनका जो पूरा का पूरा फोकस जो है वो क्रॉस सेलिंग की तरफ जा रहा है और कोर बिजनेस से हट रहा है। दीपक जी, ये मिस सेलिंग क्या हुई, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, मिस सेलिंग क्या हुई? क्योंकि जब टारगेट दिए जाते हैं, क्रॉस सेलिंग के टारगेट इतने ज्यादा होते हैं जो पूरे नहीं किए जाते हैं, तो उसके लिए वो जो स्कीमें होती हैं, चाहे वो डिपॉजिट की स्कीम है या एडवांसी जब दिए जाते हैं, तो उनके साथ जो है इंश्योरेंस का जो या म्यूचुअल फंड की कोई ना कोई स्कीम जो है साथ में दी जाती है एक पैकेज के रूप में, और ग्राहक को ना चाहते हुए भी उसे लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वही मिस सेलिंग है। इससे ये जो सारी जो सरकारी योजनाएं भी हैं बीमा की और इन सब के कारण आप लोगों पे क्या असर पड़ा है और आंकड़ों में किस तरह का हेरफेर होता है इसकी वजह से, थोड़ा हम ये भी जानना चाहते हैं। इसकी वजह से कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर बहुत अधिक दबाव बन गया है। उनके ऊपर इतना अधिक दबाव होता है कि वो कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं, और जब कार्य का दबाव बढ़ जाता है तो आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक होती है, और जब आंकड़े पेश किए जाते हैं दबाव में वो आंकड़े भी गलत पेश किए जाते हैं, जिससे कि वो गलत जो आंकड़े हैं वो ना केवल बैंकिंग की बल्कि
किसी न किसी रूप में ग्राहक को भी प्रभावित करते हैं कि उन्हें जबरन जो है इन कामों के लिए प्रेरित किया जाता है और कई बार तो ग्राहकों के खाते में उनकी कंसेंट के बिना भी डेबिट किया जाता है। तो ये गलत हुआ एक तरह से। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके खिलाफ कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए। ये तो गलत हो रहा है उपभोक्ताओं के साथ, ये बैंक के बड़े अधिकारी कर रहे हैं, तो क्या आप लोग नहीं बोल सकते? क्या बैंक के जो मैनेजर हैं, क्या उनका बोलना मना है वहां पर खड़े होकर? नहीं सर, इस बात को उठाया जाता है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन ने आरबीआई के साथ भी और आईआरडीए को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इसके बारे में एक डिटेल्ड लेटर जो है कॉमरेड डीटी फ्रैंको ने इसके बारे में दिया था। लेकिन ना जाने क्यों सरकार भी इसमें जो है मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार जो है खामोश है, जबकि इसके ऊपर एक जबरन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आरबीआई की जो इंस्ट्रक्शंस है उनकी वायलेशन भी है कि बैंक के अधिकारियों को वो जो कार्य करते हैं, इंश्योरेंस का कार्य करते हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह का इंसेंटिव या कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अभी तक आरबीआई और आईआरडीए ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। एक ऑफिस ऑर्डर जो है आरबीआई का जरूर आया था, जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कि मिस सेलिंग को जो है काफी ज्यादा इससे नेगेटिव रूप में देखा जाएगा और बैंक भी उसके बदले में एक जीरो टॉलरेंस फॉर मिस सेलिंग का एक सर्कुलर निकाल देते हैं। लेकिन जो हकीकी तौर पर जो धरातल के ऊपर जो ग्रास रूट लेवल पर जो हो रहा होता है उसमें जो है अधिकारियों की दुर्दशा जो होती है, क्योंकि उन्हें जो टारगेट पूरे करने का शर्मा जी, हम जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं पे सीरीज करेंगे, चिंता ना करें। primetime@ndtv.com पे विस्तार से समझा के लिखें। कई बार संक्षेप में आप ओडी लिख देते हैं, हम जैसे हिंदी के पत्रकार नहीं समझ पाते और अंग्रेजी के पत्रकार समझ के भी आपको बेवकूफ बना देते हैं, खासकर वो जो अंग्रेजी अखबार में कॉलम लिखते हैं। इस बीच हमने कई बार ये मामला उठाया था कि रेलवे की परीक्षा की फीस 500 रुपए क्यों है, यूपीएससी की 100 रुपए क्यों है। तो लगता है कि कुछ असर हुआ है। पीयूष गोयल रेल मंत्री ने कहा है कि 400 रुपए लौटा दिए जाएंगे। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनको 250 रुपया वापस मिलेगा। ये एक बात है। छात्र कह रहे हैं कि नॉन आईटीआई वालों को क्यों परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, इस पे भी रेल मंत्री ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। ब्रेक लेते हैं, उस पे हम कुछ और सीरियस इशू पे ध्यान देने वाले हैं जो किसी को अच्छा नहीं लगेगा।